उत्तल और अवतल दर्पण के फोकस के बारे में बड़े अच्छे से पता चल गया था हमको। अब उस जगह एक खास बात नजर आई। प्रधान अक्ष के समांतर जो किरणें आ रही थी अवतल दर्पण पर, ये अवतल दर्पण था। जो प्रकाश की किरणें आ रही थी प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के बाद किसी खास बिंदु पर जमा हो जाती थी, चाहे वो ऊपर से आ रहा हो या नीचे से आ रहा हो, इस जगह आके बेचारा सारा का सारा जो है जमा हो जाता था। और जहां जमा होता था उस बिंदु को हम कहते थे दर्पण का फोकस। उस दिन आखिरी क्लास हम सब यही खत्म किए थे। ठीक उसी में देखो, क्योंकि इसका परावर्तक सतह इस तरफ होता है, ये उत्तल दर्पण है, तो इसमें जो खास बात थी वो ये कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है तो यहां से वो फैल जाती थी और देखने वाले को क्या लगता था, किसी खास बिंदु से ये फैल रही है। याद आ रहा है? लौट तो इसी बिंदु से जाती थी, इसी जगह से और इसी जगह से, पर देखने वाले को लगता था कि पीछे कहीं से प्रकाश की किरणें आ रही है। और ये पीछे से प्रकाश की किरणें आने का मतलब था कि एक जगह अलग अलग दिशाओं से प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जमा हो रही हैं। और एक जगह क्या हिसाब था कि एक बिंदु से प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में जा रही है। अब तुम पहले दिन के क्लास को देखोगे तो वहां तुमको पता चलेगा कि जब विभिन्न प्रकाश स्रोतों से प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जमा होती थी तो उसको कहते थे अभिसरित किरण पुंज कहा जाता था, और इसको कहते थे अपसरित किरण पुंज। तो ठीक यही दोनों बात तुमको यहां नजर आ रही है। एक प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर जमा कर रहा है और दूसरा प्रकाश की किरणों को एक बिंदु से ऐसा प्रतीत होता है कि फैला रहा है। दिख रहा है ना? तो इसी चीज को या इसी गुण के कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर लेता है या अभिसरित कर लेता है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अपसारित या अपसरित कर देता है। मतलब अगर इस पर प्रकाश की किरणें पड़ रही होगी तो ये प्रकाश की किरणों को विभिन्न दिशाओं में फैला देगा। तो चूंकि इसकी प्रकृति अपसारी होती है इसलिए इसको अपसारी दर्पण कहते हैं, इसकी प्रकृति अभिसारी होती है इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। पर यह सवाल दर्पण में बहुत जरूरी नहीं होता है, हम बताने के लिए बता दिए। ये सवाल लेंस में तुमसे पूछा जाता है कि उत्तल लेंस यहाँ उत्तल दर्पण अपसारी है, पर जब लेंस पढ़ रहे होंगे ना तो पता चलेगा कि उत्तल लेंस अभिसारी हो जाता है। इस सवाल को कंफ्यूज होने से बचाने के लिए हम इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में छोड़ रहे हैं। जब लेंस पढ़ेंगे तो ये स्पेशली दोनों सवाल लिखाया जाएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर लौटती है, ये तो सबों को मालूम है। पर अगर समतल दर्पण होती तो बहुत आसान था। पर अगर दर्पण वक्र हो जाए, गोलीय हो जाए, अवतल हो जाए या उत्तल हो जाए तो समस्या शुरू हो जाती है। तो अब उसी समस्या का निदान करते हैं हम सब कुछ रूल, कुछ नियम पढ़ते हुए। पहला नियम, अगर कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें पड़ती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जब ये यहां से टकराकर लौटेगी तो ये फोकस से निकल जाएगी। ये पहला नंबर हो गया। जो भी प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर समांतर पड़ेंगी वो फोकस से गुजरेगी। दूसरा, फिर से अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है,
यहाँ सी बना दिए, यहाँ एफ बना दिए, इतनी चीजों के बारे में पता है। अब अगर कोई उत्तल दर्पण पर प्रकाश की किरणें सीधे उसके ध्रुव पर पड़ती है तो जितना का कोण बनाते हुए वो आती है उतना ही का कोण बनाते हुए वो लौट भी जाती है। ये दोनों कोण बराबर होता है, आई और आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण। दूसरा भी देख रहे हो। तीसरा देखो, यदि अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें इस तरह से आई कि वो सी से होते हुए आ रही हो, सी यानी वक्रता केंद्र से होते हुए आ रही हो, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मान लो प्रकाश की किरणें सी से होते हुए आई, दर्पण से इस बिंदु पर टकराई और दर्पण से टकराने के बाद ये इसी पथ पर लौट जाती है। सी से जाने वाली प्रकाश की किरणें उस तरह की प्रकाश की किरणें हो जाती है जो समतल दर्पण में अभिलंब के तरह होती थी। इस बिंदु पर अगर कोई प्रकाश की किरणें सीधे जाती थी तो ये वैसे ही लौटती थी ना, जिसको अभिलंब कहते हैं। तो जो भी प्रकाश की किरणें सी से जाएंगी वो अभिलंब कहलाएगी। समझने के लिए ये भी देख सकते हो कि अगर कोई अवतल दर्पण हो, उस पर यहाँ पर P हो, इस जगह C हो, इस जगह F हो, और एक प्रकाश की किरण ऐसे चली जाए, ऐसे प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, तो ये जब दर्पण के इस हिस्से से टकराएगी ना तो इसी पथ पर लौट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सी से होते हुए गई है। तो प्रकाश की किरणें जब प्रधान अक्ष के ऊपर दौड़ जाए या फिर सी से होते हुए जाए, इन दोनों सूरत में प्रकाश की किरणें उसी पथ पर लौट जाती है। तीसरा समझ में आ गया होगा। चौथा देखो, चौथा इस वाले का उल्टा होगा। उल्टा कैसे होगा? मान लो ये अवतल दर्पण है, इस जगह पर बिंदु है P, इस जगह है C और इस जगह है F। यहाँ क्या था? इस जगह पर था कि प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर गुजरती है, और अगर फोकस से होते हुए जाए, नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे जाए, अभी तत्काल हम ऊपर से नीचे दिखाते हैं, फोकस से होता हुआ दर्पण पर अगर चली जाए कोई प्रकाश की किरणें तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते थे, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते थे, दिक्कत नहीं है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, बस लौटने का क्या नियम है वो तुमको समझना होगा। तो 4 नियम हो गया। प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण, अवतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरी। अवतल दर्पण के ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, जब ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी मान का कोण बनाते हुए लौट गई। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से, मतलब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट गई। और आखिरी है कि अगर प्रकाश की किरणें दर्पण के फोकस से होते हुए दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो ये हो गया तुम्हारा 4 नियम। इन चारों को तुमको नोट करना होगा बनाते हुए, ना कि स्क्रीनशॉट लेते हुए। हाथ फ्री करना है, हम इस डायग्राम को मिटा रहे हैं। अवतल दर्पण में देख लिए। वैसे अब देखो, उत्तल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, यानी उत्तल दर्पण पर जब इसी तरह की प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो कैसे लौटेंगी। तो इसमें भी बिना भाषा के बस चित्र बना देते हैं 3-4। पहला देखो, इस बार हम बना रहे हैं उत्तल दर्पण, है ना, उभरा हुआ है, पता चल गया उत्तल दर्पण है। ये बिंदु है P, इस वाले का F भी इधर होता है और C भी इधर होता है। क्यों होता है पता था? क्योंकि उत्तल दर्पण का गोला इधर बनता है, गोला इधर होगा तो केंद्र इधर होगा, केंद्र होगा इसलिए फोकस भी इधर होगा। लेकिन जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो इधर से आएंगी, क्योंकि इसका परावर्तक सतह तो इस तरफ है, मुंह देखने के लिए हमको इधर खड़ा होना होगा। तो जब इस पर प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो इसी बिंदु से लौट जाती है, लौटती है इस बिंदु से, और देखने वाले को लगता है कि कहां से लौटी है, फोकस से। फोकस का जगह बदल लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया कि अगर प्रकाश की किरणें
प्रधान अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद यह फोकस से अपसरित होती हुई लौटती हुई प्रतीत होती है। पहला था। दूसरा देखो, फिर से एक उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण में इस जगह पर F है, इस जगह पर C है, और अगर प्रकाश की किरणें इस तरह से होते हुए उत्तल दर्पण पर पड़ती है तो उसी मान का कोण बनाते हुए इस तरह से लौट जाती है। मतलब ये बात दोनों जगह लागू होता है, उत्तल में भी और अवतल में भी, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। तो इस तरह से ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल देखो, अगर कोई प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण पर इस तरह से पड़ती है कि मानो वो सीधे C पर जाना चाह रही हो। सीधा C पर कैसे दिखाते हैं, इस हाइट से कोई प्रकाश की किरणें ऐसे आई कि मानो वो कहाँ जाना चाह रही हो, C पर। तो अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरह से उत्तल दर्पण पर पड़ती है कि वो सीधे C पर जाना चाहती है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद, हालांकि परावर्तन इसी बिंदु से हो जाता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये इसी पथ पर लौट जाती है, क्योंकि मालूम है C से आने जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी तरह से व्यवहार करती है जैसे समतल दर्पण में हम अभिलंब के बारे में, नॉर्मल के बारे में सोचते थे। तो ये हो गया तुम्हारा, प्रकाश की किरणें आई, इस बिंदु से टकराकर इसी पथ पर वापस लौट गई। और चौथा और आखिरी बिंदु देखो, चौथा और आखिरी बिंदु इसका उलट होगा। फिर से एक उत्तल दर्पण बना लिए, परावर्तक सतह इसका भी उभरा हुआ है। इसमें इस जगह पर तुम्हारा F है, इस जगह पर तुम्हारा C है, और एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है ना कि मानो उसको F पर जाना है, मानो उसको F पर जाना है। तो जब वो F पर जाने के लिए आएगी तो यहां तक तो पहुंचेगी नहीं, चूंकि ये हिस्सा तो रंगा रहता है, इसी बिंदु से लौटेगी। और लौटेगी कैसे, तो जब समांतर आई थी तो ऐसा लगा मानो फोकस से लौट रही हो, और जब फोकस पर आती है तो लौटेगा कैसे, प्रधान अक्ष के समांतर। तो इस तरह से प्रधान अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण लौट जाती है। तो यही है तुम्हारा 4 किरण आरेख उत्तल दर्पण में। तो जो अगला टॉपिक है वो ऐसा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु का स्थान। ये अवतल दर्पण हो गया। ये प्रधान अक्ष हो गया जिस पर ये तुम्हारा F है और ये तुम्हारा C यानी वक्रता केंद्र है। अब इस पर वस्तु कहाँ कहाँ हो सकता है, तो सबसे पहली स्थिति में हम सिर्फ एक रेखा, एक किरण दिखाते हैं। इसको कहते हैं कि ऐसा तब होता है जब वस्तु अनंत पर होता है। अनंत यानी आईने के अपने पहुंच से काफी दूर। जैसे आईने में तुमको सूरज का प्रतिबिंब बनाना हो, सूर्य है उसको तुम व्यवस्थित नहीं कर रहे हो, वो तुमसे बहुत 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 ज्यादा दूर है। तो ऐसी स्थिति में हम ये मान लेते हैं कि आईने के सामने जो सूर्य है वो अनंत पर है, जब बहुत दूर होता है, और उस स्थिति में हम बस रेखा आते हुए दिखाते हैं। दूसरी स्थिति होती है ये, जिसको हम कहते हैं वस्तु का स्थान वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। समझ रहे हो, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र के बाद पूरा अनंत है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ये दूसरा हो जाता है। सबका अलग अलग प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा हो जाता है वस्तु का स्थान वक्रता केंद्र पर, C पर, दिख रहा है। चौथा होता है वस्तु का स्थान वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी C और F के बीच, ये होता है चौथा। पांचवा होता है वस्तु का स्थान फोकस पर, F पर, 5 जगहों पर रखा गया। छठा होता है वस्तु का स्थान F और P के बीच। ये हो गया वस्तु कहाँ है, फोकस और ध्रुव के बीच। ये तो था छठा। कोई बताएगा सातवां कहाँ होगा? ध्रुव पर होगा, P पर, ध्रुव पर।
ठीक है, जिस हिसाब से बढ़ रहा है पी पर या ध्रुव पर। अब तुमसे हम पूछेंगे, तुम आईना के सामने जब खड़े होते हो अपना शक्ल देखने के लिए, तो आईने के सामने खड़े होते हो या आईने पर चढ़ के बैठ जाते हो? आईने पे चढ़ के कैसे बैठोगे? देखो, ध्रुव का मतलब हो गया आईने के ऊपर, क्योंकि ये तो आईना का ही सेंटर होता है, इसके ऊपर भी आईना है, नीचे भी आईना है। इस पर तो तुम आ नहीं सकते हो, उसके बदले तुमको इस पर खड़ा होना होगा, आईने के ऊपर। फिर क्या तुमको अपना चेहरा दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो ध्रुव जैसा कुछ नहीं होगा, वस्तु अवतल दर्पण के सामने केवल इसी 6 स्थानों पर हो सकती है। ये हो गया वो 6 स्थान जहां वस्तु दर्पण, अवतल दर्पण के सामने रखा जा सकता है। तो अब इसको नोट करो तुम सब झटपट। अब अगला है उत्तल दर्पण के सामने वस्तु का स्थान। तो फिर से उत्तल दर्पण बनाते हैं। यहाँ तुम्हारा F हो गया, यहाँ तुम्हारा C हो गया, और वस्तु किधर रखा जाएगा? परावर्तक सतह इस तरफ है ना, इसलिए वस्तु हमको इधर ही रखना होगा, हम इधर वस्तु नहीं रख सकते हैं। उत्तल दर्पण, एक तो हम रूल ही पढ़ेंगे, दर्पण या लेंस कुछ भी हो, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, ये एक रूल है। और दूसरा तुम ऐसे समझ सकते हो कि भैया इस दर्पण का भी परावर्तक सतह इसी तरफ है, तो वस्तु इधर न रखेंगे। रंगा हुआ की तरफ से कभी आईना देखे हो क्या? शीशा का एक हिस्सा रख देते हैं, उसी तरफ से मुंह देखने की कोशिश करते हैं, दिखेगा भला? नहीं। तो परावर्तक सतह इस तरफ है, तो इस तरफ देखो वस्तु का स्थान कहाँ कहाँ होगा। ये पहला होगा जिसको हम बोलेंगे अनंत पर। अवतल दर्पण में क्या था ना, F और C था, तो हम अलग अलग 6 स्थितियां बना दिए थे, अनंत और C के बीच, C पर, C और F के बीच, F पर, F और P के बीच। पर इसमें क्या है, F, P, C सब उधर ही है, इधर कुछ है ही नहीं। तो इधर कुछ है नहीं, तो कहीं भी तुम वस्तु रख दो, कहीं भी वस्तु रख दो, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ध्रुव और अनंत के बीच। तो उत्तल दर्पण में वस्तु केवल 2 जगहों पर ही रखी जाती है। पहला हो गया अनंत पे, दूसरा हो गया अनंत और पी के बीच। कारण बस एक है कि इसका एफ और सी सब इस तरफ है, उस तरफ कुछ है ही नहीं, तो इसमें 2 ही जगह पर वस्तु रखी जा सकती है। अब वस्तु ऐसे बांट बांट के क्यों रखे हैं? क्योंकि अलग अलग जगह पर जब वस्तुएं रखी जाती है ना, तो उसका प्रतिबिंब अलग अलग तरह का बनता है, इसलिए हमको अलग अलग जगहों पर वस्तु को रखना पड़ गया है। नोट करो इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं। ये 3 चीज लोग मिले जुले तरीके से पढ़ते हैं। कुछ को देखोगे, सबसे पहले इसको पढ़ लेता है एकदम शुरू में, कुछ इसके बारे में जानता है, तब उसके बाद आगे बढ़ता है। और हम सोच रहे हैं कि पहले हम इसको बता दें, दुनिया से उलट बिल्कुल अलग। पहले हम इसको बता दें, बार बार जब प्रतिबिंब तुम्हारे सामने बनने लगेगा, तुम प्रतिबिंब से काफी फैमिलियर हो जाओगे, तब हम सब आएंगे कि हाँ, प्रतिबिंब कहते किसको है, प्रतिबिंब का प्रकार क्या होता है। एग्जाम में आगे पीछे से कोई मतलब तो होता नहीं है, बस हर चीज को जानना जरूरी होता है। तो जिस ऑर्डर में हम समझा रहे हैं, हमको अपने हिसाब से लगता है कि वो ऑर्डर सबसे सटीक होगा समझने के लिए। और ये प्रूफ करने वाला चीज है, तो प्रूफ से तो ऐसे भी तुम सब भागते हो, तो उसको सबसे अंतिम में सबसे सही ढंग से शांति से बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब दर्पण में प्रतिबिंब का बनना सीखते हैं। टॉपिक है, इस जगह आरेख शब्द यूज किया जाता है, आलेख यूज नहीं किया जाता है। तो ये है, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है 6 अलग अलग स्थितियों में, जब 6 अलग अलग जगह पर वस्तुओं को रखा जाता है। तो सबसे पहली स्थिति क्या थी? जब वस्तु अनंत पर हो। अब उसके लिए किरण आरेख क्या होगा? तो ये किरण आरेख फोकस जैसा ही साधारण सा बनाते हैं हम सब, इसमें ज्यादा झोल नहीं होता है। ये P है, ये F है, ये C है। वस्तु अनंत पर है, मतलब वस्तु के लिए कोई चित्र नहीं होगा, बस आने वाली किरणों को दिखाएंगे। तो 2 समांतर किरणें ले लो, जब भी वस्तु अनंत पर होती है, उससे जो किरण आरेख आती है वो प्रधान अक्ष के समांतर होती है, और ये सब आके कहाँ मिलेंगी? फोकस पर। तो फोकस पर ये डॉट डॉट लाइन से आके नहीं मिला है, ये डायरेक्ट लाइन से मिल रहा है, मतलब सही मायने में ये परावर्तित होकर फोकस पर पहुंचा है। इसलिए जो प्रतिबिंब जहां कटता है वहीं बनता है। 2 परावर्तित किरणें, आपतित दर्पण से टकराकर लौटा, 2 परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है ना,
उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ प्रतिबिंब F पर बन रहा है, देखना। प्रतिबिंब का स्थान कहाँ हो गया? F पर। प्रतिबिंब का आकार, इसको हम सब लिखते हैं बिंदु मात्र का। और तीसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति। मंजू पूछ रही थी उस दिन, सर काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो अभी जो हम दिखा रहे हैं यहाँ दो रेखाएं वास्तविक रूप से आके मिली है, इसलिए ये जो प्रतिबिंब होगा ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो इसको हम कहेंगे प्रकृति में वास्तविक। और बोले थे कि जो काल्पनिक होता है वो सीधा होता है, यानी जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। तो वास्तविक और उल्टा। तो इस जगह तो तुमको सीधा उल्टा समझ में नहीं आ रहा है ढंग से, तुम हम जो बोले वो तुम मान लो। दूसरा जब दिखाते हैं तब पता चलेगा कि हाँ सच में वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है। दूसरा इस जगह पर कोशिश करते हैं बनाने की। इस बार वस्तु कहाँ होगा? जब वस्तु अनंत और C के बीच स्थित हो या सिर्फ हो, एक ही बात है। इस बार जो अवतल दर्पण बनाएंगे वो ऐसा बनेगा, जैसा हर बार बनता है वैसा ही बनेगा, अलग क्यों बनेगा। इस पर ये हो गया तुम्हारा प्रधान अक्ष, इस बिंदु को हम ध्रुव कहेंगे P, यहाँ तुम्हारा F है और यहाँ तुम्हारा C है। अब देखो असली खेल यहाँ शुरू होता है। वस्तु अनंत और C के बीच, C ये है, अनंत इसके बाद है, तो हम यहाँ बनाते हैं। ये हो गया वस्तु। जब वस्तु की बात किए थे कि वो अनंत पर थी तब हम वस्तु नहीं बनाए थे, इस बार वस्तु बना रहे हैं। ये जो तीर है ये वस्तु के लिए है। इससे एक किरण आएगी प्रधान अक्ष के समांतर, और तुमको मालूम है कि जो भी समांतर किरणें आती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के फोकस से गुजरती है। ये अभी जो हम सब सीख रहे थे दर्पण से परावर्तन, प्रकाश की किरणों का परावर्तन, वही है। 4 नियम सीखे थे अवतल दर्पण में, 4 में से किसी 2 का इस्तेमाल करेंगे। उस 2 में से पहला तुमको साफ साफ नजर आ गया, प्रधान अक्ष के समांतर आया, फोकस से गुजर गया। अब बच गया 3 में से किसी एक का इस्तेमाल करना है, और वो एक कौन सा होगा? वो एक होगा, ले तो कोई भी सकते हो, हम फोकस से भी ले सकते थे पर कॉमन वाला लेते हैं जो हर बार यूज हो जाए। सीधे P पर गया, तुमको मालूम है उसी मान का कोण बनाता हुआ ये लौट जाएगा। तो इस जगह प्रतिबिंब, जहां दोनों किरणें एक दूसरे को काटती है वहां बनता है प्रतिबिंब। तो ये हो गया प्रतिबिंब। ए बी वस्तु था, प्रतिबिंब के लिए सिंबल यूज करते हैं A' B'। ये आने वाली किरण और ये परावर्तित किरण, फिर ये आने वाली किरण और ये परावर्तित किरण। तो इस तरह से तुम देखोगे प्रतिबिंब का स्थान कहां बना? F और C के बीच। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार, वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना, वस्तु से छोटा हो गया ना, तो इसको लिखते हैं वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब का आकार। फिर है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो देख लो, क्या डॉट डॉट लाइन से काटे हो या डायरेक्ट लाइन से काटे हो, मतलब क्या सही में परावर्तित हो रहा है या परावर्तित होता प्रतीत हो रहा है? तो जवाब है कि सही में परावर्तित हो रहा है, निश्चित लौट के आया है और निश्चित रूप से काट रहा है। तो चूंकि निश्चित रूप से काट रहा है तो ये वास्तविक होगा, और जो वास्तविक होता है वो देख लो नीचे की तरफ है कि नहीं, इसलिए ये उल्टा भी है। तो इसको हम लिखेंगे वास्तविक और उल्टा। समझ में आया? ये है किरणों का बार बार लौटना, और ये वो चीज है जो तुमको प्रैक्टिस करने से पकड़ में आएगा। ऐसा नहीं है कि हम सिखा दिए और तुम सीख गए बहुत अच्छा, नहीं। वस्तु को अलग अलग जगहों पर बार बार रखना होगा और बार बार किरणों को
दर्पण से टकराकर परावर्तित करते हुए कहीं ना कहीं कटाना होगा, जहां जहां वो कटते जाएंगे वहां वहां प्रतिबिंब बनता जाएगा। तो ये तो 2 हुआ, इसमें 4 और बाकी है, इस 2 को नोट करो। नियम कहता है कि अगर वस्तु C और अनंत के बीच यहाँ है तो प्रतिबिंब F और C के बीच ही कहीं बनेगा। मान लो मेरा यहाँ बना है, तुम अपने आरेख में तुम्हारा यहाँ बनेगा, पर कहीं भी बनेगा इन दोनों के बीच ही बनेगा। इस चीज का ख्याल रखना। प्रतिबिंब ऐसा नहीं है कि C के पार बना लिए या F के पहले बना लिए, ऐसा नहीं। जिसके बीच बन रहा है उसी के बीच बनाना पड़ेगा तुमको भी, लाइन को सीधा रखते हुए। तुम अपने किताब में इस चैप्टर को निकाल लोगे और इस चैप्टर के शुरुआत में ही 3-4 पेज पलटते पलटते तुमको नजर आ जाएगा इस तरह का बना हुआ किरणारेख। और जब किरणारेख दिख जाएगा तो तुम समझने की कोशिश करोगे कि किरणें कैसे आई है और कैसे लौटी है। हाँ, हम यहाँ तुमको पीपर ले जाके दिखाए हैं। बुक जो दिखाता है वो ज्यादातर दिखाता है कि एफ से गया है और समांतर, पहला ऐसे वाला ही है, दूसरा एफ वाला ले लिया है और समांतर लौटा दिया है। तो इस तरह से वो बनाया है। कोशिश करोगे समझने की, समझ में आ जाएगा तो आसान लगेगा।